नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बिहार दरोगा यानी पुलिस सब इंस्पेक्टर 12/7/2017 में जो पूछे गए सवाल थे दोस्तों। 2017 में जो बिहार दरोगा एग्जाम हुआ था, जो पूछा गया था सवाल था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम दोस्तों करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल दोस्तों। सबसे पहला सवाल देखिएगा कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था दोस्तों, याद रखिएगा। तो मोहम्मद बिन कासिम जो था वो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान शासक था दोस्तों। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट है दोस्तों कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था दोस्तों। 2 अक्टूबर को दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को दोस्तों गांधी जयंती मनाया जाता है दोस्तों। और 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है, अहिंसा दिवस। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अहिंसा दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि महात्मा गांधी दोस्तों एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता दोस्तों कब किए थे? 1924 के बेलगांव अधिवेशन में किए थे। ठीक है, ये डेट आपको ध्यान रखना है। इनका मृत्यु कब हुआ था दोस्तों महात्मा गांधी का? इनका जब गोली मार दिए गए थे दोस्तों नाथूराम गोडसे के द्वारा, इनका मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 को, याद रखिएगा। 30 जनवरी 1948 को इनका मृत्यु हुआ था, यानी गोली मार दी गई दोस्तों नाथूराम गोडसे के द्वारा। ठीक है, तो 30 जनवरी को दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? शहीद दिवस मनाया जाता है दोस्तों 30 जनवरी को, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है 3 नंबर कि विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था दोस्तों? तो महमूद गजनवी ने नष्ट किया था, याद रखिएगा। ये सोमनाथ जो मंदिर है दोस्तों, सोमनाथ मंदिर ये कहाँ स्थित है दोस्तों? तो सोमनाथ मंदिर दोस्तों गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में सोमनाथ मंदिर स्थित है। तो विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था दोस्तों? तो महमूद गजनवी ने नष्ट किया था। सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? गुजरात, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 4 नंबर कि हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह कौन था दोस्तों? तो दोस्तों हेनसोंग था। कौन था? हेनसोंग। हेनसोंग जो है दोस्तों ये हर्षवर्धन शासन काल में भारत आया था। ठीक है, हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था उसका क्या नाम था दोस्तों? हेनसोंग आया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों 5 नंबर कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था दोस्तों? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिए थे दिल्ली चलो का नारा। सुभाष चंद्र जी बोस का नारा है दोस्तों तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ दोस्तों याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस जी का जो जन्म हुआ है वो 23 जनवरी 1897 को हुआ है। कब हुआ है? 23 जनवरी 1897 को। ठीक है, याद रखिएगा। इनका जन्म हुआ दोस्तों कहाँ हुआ है? तो ओडिशा यानी कटक के ओडिशा में हुआ है। कटक ओडिशा में इनका जन्म हुआ है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं, समझिएगा, देखिए दोस्तों 23 जनवरी को जो दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? तो 23 जनवरी को दोस्तों पराक्रम दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? पराक्रम दिवस दोस्तों 23 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। मेन रूप से सुभाष चंद्र जी के बोस के जयंती के ऊपर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दिल्ली चलो नारा किसने दिए थे? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिए थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 6 नंबर सवाल देखिए दोस्तों। देखिए 6 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कि भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है दोस्तों? तो सरोजनी नायडू को, याद रखिएगा। सरोजनी नायडू को भारत का बुलबुल कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी दोस्तों? तो वो थी दोस्तों सरोजनी नायडू, याद रखिएगा। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू, जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। कहाँ की बनी थी दोस्तों? यूपी की राज्यपाल बनी थी। यानी भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री दोस्तों सुचेता कृपलानी। ठीक है, वो भी यूपी की ही बनी थी। ठीक है, सुचेता कृपलानी जो थी वो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी जो उत्तर प्रदेश की बनी थी। ठीक है, याद रखिएगा। और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू, जिसे भारत की बुलबुल भी कहा जाता है। ठीक है, भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? सरोजनी नायडू को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, यहाँ से एक सवाल पूछेगा कि बताइए कि 1925 का जो कानपुर अधिवेशन हुआ था, ठीक है, 1925 में एक अधिवेशन हुआ था दोस्तों, कानपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? 1925 कानपुर अधिवेशन दोस्तों। ठीक है, कानपुर अधिवेशन के जो अध्यक्षता किए थे, ये आपको ध्यान रखना है, वो कौन किए थे दोस्तों? तो सरोजनी नायडू ही किए थे। ठीक है, 1925 में कानपुर अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? सरोजनी नायडू किए थे दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। मेन रूप से दोस्तों देखिए, जब कोई अधिवेशन होता है दोस्तों तो उसका मेन रूप से अध्यक्षता पूछेगा कि उसका अध्यक्षता किसने किया था और कब हुआ था। तो कानपुर अधिवेशन दोस्तों 1925 में हुआ था। या फिर ऐसे पूछेगा कि 1925 में कौन सा अधिवेशन हुआ था? कानपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो सरोजिनी नायडू किए थे दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों 7 नंबर सवाल
कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो पाटलिपुत्र था, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के जो साम्राज्य की राजधानी थी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। देखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किया था, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किए थे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। कब किए थे? तो 322 ईसा पूर्व में किए थे। कब किए थे? 322 ईसा पूर्व में, मेन रूप से 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किया था दोस्तों। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन काल है दोस्तों, कब से कब तक है? तो 322 ईसा पूर्व से लेकर 297 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, कब से कब तक है? तो 322 ईसा पूर्व से लेकर 297 ईसा पूर्व तक ये चंद्रगुप्त मौर्य का दोस्तों मेन रूप से शासन काल है। ठीक है, याद रखिएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र था। मौर्य वंश का स्थापना कब हुआ था? 322 ईसा पूर्व में हुआ था। मौर्य वंश का जो शासन काल है, खास करके चंद्रगुप्त मौर्य का, ये दोस्तों कब से कब तक है? तो 322 ईसा पूर्व से लेकर 297 ईसा पूर्व तक। ईसा पूर्व में पहले क्या होता था? घटता था दोस्तों। ईसा मसीह से जन्म के पहले की अगर बात करेंगे तो दोस्तों क्या होता था? घटता था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 8 नंबर सवाल, कि मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई थी, कब हुई थी? तो 1526 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, और 1526 में जब मुगल वंश का स्थापना हुआ था तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। ठीक है, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, आपको ध्यान रखना है, पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों कब हुआ था? 1526। ठीक है, 1526। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था दोस्तों? पानीपत का दूसरा युद्ध। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा जो हुआ था दोस्तों ये 1556 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में हुआ था। ठीक है, तीसरा कब हुआ था? तो 1761 में हुआ था दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध, आपको ध्यान रखना है। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था दोस्तों। इब्राहिम लोदी हार गए थे। इब्राहिम लोदी दोस्तों याद रखिएगा, लोदी वंश का अंतिम शासक था। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, जिसको बाबर ने हराकर पानीपत के प्रथम युद्ध में मुगल वंश का स्थापना किए थे दोस्तों 1526 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। किसने स्थापना किया था मुगल वंश का? तो बाबर किए थे। ठीक है, बाबर ने मुगल वंश का स्थापना किए थे 1526। ठीक है, पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में हुआ था दोस्तों। किसके किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ 1761 में हुआ था, ये अब्दुल शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा 9 नंबर, सिखों के गुरु में गुरु गोविंद सिंह कितने नंबर पर थे दोस्तों? देखिए, टोटल सिख धर्म के संस्थापक थे मेन रूप से गुरु, याद रखिएगा, मेन रूप से अगर बात करेंगे तो सिख धर्म के जो गुरु में गुरु गोविंद सिंह जो थे वो कितने नंबर पे थे? 10वें नंबर पे थे। और सिख धर्म के जो संस्थापक थे दोस्तों कौन थे? गुरु 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 नानक थे। कौन थे दोस्तों? गुरु नानक, याद रखिएगा। गुरु नानक जो थे, गुरु नानक। ठीक है, ये सिख धर्म के संस्थापक थे। इनका जो जन्म हुआ दोस्तों गुरु नानक का, ये 1469 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, 1469 ईस्वी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था। कहाँ हुआ था? तलवंडी पाकिस्तान में गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। ये सिख गुरु के संस्थापक थे, आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि गुरु नानक को कौन थे दोस्तों, ये सिख के प्रथम गुरु थे। और यहाँ पूछ रहा है दोस्तों ये जो गुरु गोविंद सिंह जो थे, गुरु गोविंद सिंह ये कैवे नंबर पे थे? 10वें नंबर पे। देखिए, गुरु गोविंद सिंह ने दोस्तों खालसा पंथ का स्थापना किया था, याद रखिएगा, खालसा पंथ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। खालसा पंथ का जो स्थापना हुआ था ये 1699 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1699 ईस्वी को खालसा पंथ का स्थापना हुआ था। जो कौन किए थे? गुरु गोविंद सिंह किए थे दोस्तों। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार के पटना में हुआ था, यानी पाटलिपुत्र में दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सिखे के गुरु में गुरु गोविंद सिंह कितने नंबर पे थे? तो दोस्तों 10वें नंबर पे थे। अगला दोस्तों 10 नंबर, कि राज तरंगिणी में कल्हण ने जिस राज्य का वर्णन किया है दोस्तों वह है, वो कौन सा राज्य दोस्तों? तो कश्मीर का वर्णन किया दोस्तों। मेन रूप से यहाँ से सवाल पूछेगा कि राज तरंगिणी किसकी पुस्तक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो राज तरंगिणी दोस्तों ये कल्हण की पुस्तक, किसकी पुस्तक है? कल्हण की पुस्तक है। और जो राज तरंगिणी में वर्णन किया गया है राज्य का, किसके बारे में वर्णन किया गया दोस्तों? कश्मीर के बारे में बताया गया, खासकर किसके बारे में? कश्मीर के बारे में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 11 नंबर, कि कनिष्क किस वंश के राजा थे दोस्तों? ये कुषाण वंश के राजा थे। ठीक है, कनिष्क जो थे ये कुषाण वंश के राजा थे। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो कुजुल कडफिसस। ठीक है, याद रखिएगा, कुजुल कडफिसस। ठीक है, कडफिसस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कुजुल कडफिसस जो थे ये कुषाण वंश के संस्थापक थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, 12 नंबर सवाल देखते हैं। आइए देखिए, अभी हम बताए थे दोस्तों पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था कब हुआ था? तो पानीपत का दोस्तों प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था।
ठीक है। पानीपत का दूसरा युद्ध दोस्तों 1556 में हुआ था। और पानीपत का जो तीसरा युद्ध पूछ रहा है दोस्तों, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में, यानी 14 जनवरी 1761। दोस्तों आप डेट नहीं भी याद कीजिए चलेगा, डेट उतना नहीं पूछता है, लेकिन आपको ईस्वी याद करना जरूरी है, ठीक है। 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच दोस्तों? तो अब्दुल शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं तो अब्दुल, ठीक है, अब्दुल अब्दुल शाह अब्दाली और मराठा दोस्तों, ठीक है, मराठा, यानी अब्दुल शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। 1761 में हुआ था। कब हुआ था? 1761, ठीक है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों 13 नंबर सवाल कि भारत के सर्वोदय नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का जीवन काल क्या है दोस्तों? मेन रूप से इनका जन्म हुआ था, लोक जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था? तो 1902 से लेकर दोस्तों 1902 से लेकर 1979 तक इनका जीवन काल खास करके है किनका? तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण का। जयप्रकाश नारायण को क्या कहा जाता है? लोकमान्य कहा जाता है दोस्तों। लोकमान्य तिलक किसे कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। इनका जो जीवन काल है 1902 से लेकर 1979 तक, ठीक है। अगला देखिएगा 14 नंबर सवाल है कि पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी क्या थी दोस्तों? तो वैशाली था, ठीक है। वैशाली जो है ये पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी है, खास करके आपको ध्यान रखना है, वैशाली। अगला है 15 नंबर कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो दोस्तों ये पशुपति की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, अगर ये चैप्टर है दोस्तों पढ़ने का, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, तो याद रखिएगा इसका जो दोस्तों काल माना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता का काल जो माना जाता है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर, ठीक है, याद रखिएगा 2500 ईसा पूर्व से लेकर दोस्तों 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक मेन रूप से सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता को दोस्तों हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, सभ्यता भी कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। अगर हम बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों याद रखिएगा ये मेन रूप से सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। कौन सी नदी? सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। इसमें बहुत सारे खोजे गए थे दोस्तों, स्थल खोजे गए थे सिंधु घाटी सभ्यता, बहुत सारे स्थल खोजे गए थे, जैसे कि बात करेंगे हड़प्पा दोस्तों, ठीक है, जो दोस्तों हड़प्पा दोस्तों, मोहनजोदड़ो, ठीक है, याद रखिएगा लोथल जो गुजरात में स्थित है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं चनहुदड़ो दोस्तों, ठीक है, ये सब कुछ कालीबंगा दोस्तों जो राजस्थान में स्थित है। तो ये कुछ बहुत सारी चीज जो थे ये हड़प्पा स्थल खोजे गए थे खास करके, ठीक है। जैसे कि लोथल, लोथल पूछेगा दोस्तों, लोथल कहाँ स्थित है? ये हड़प्पा कालीन स्थल है दोस्तों। लोथल जो दोस्तों गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात। तो मेन रूप से ये क्या था दोस्तों लोथल? तो लोथल एक बंदरगाह था। क्या है? बंदरगाह, ठीक है, बंदरगाह दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि मोहनजोदड़ो दोस्तों, तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है, जो हड़प्पा कालीन स्थल है दोस्तों। ये मेन रूप से पाकिस्तान में स्थित है मोहनजोदड़ो, ठीक है। हड़प्पा दोस्तों कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। कालीबंगा का अगर हम बात करते हैं दोस्तों, कालीबंगा जो स्थित है दोस्तों, कालीबंगा यहाँ से दोस्तों चूड़ी का प्रमाण मिला है। कहाँ से? कालीबंगा से दोस्तों क्या मिला है? चूड़ी का प्रमाण मिला है दोस्तों, जुते हुए हल का प्रमाण मिला है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो कालीबंगा दोस्तों मेन रूप से ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में कालीबंगा स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हड़प्पा कालीन स्थल है दोस्तों, ठीक है, बहुत सारा। अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ से सवाल पूछेगा दोस्तों, सवाल ये पूछेगा कि लोथल किस नदी किनारे स्थित है? तो लोथल जो है दोस्तों ये भोगवा नदी किनारे स्थित है। कौन सी नदी? भोगवा नदी किनारे स्थित है। कालीबंगा दोस्तों किस नदी किनारे स्थित है? याद रखिएगा, तो ये घग्घर नदी किनारे स्थित है, घग्घर नदी, ठीक है, याद रखिएगा मेन रूप से। अगला दोस्तों 16 नंबर सवाल कि गर्म पानी का स्रोत कहाँ है दोस्तों? राजगृह में, ठीक है, राजगृह दोस्तों जहाँ पे गर्म पानी का स्रोत है दोस्तों, ठीक है, बहुत जबरदस्त है दोस्तों राजगीर, ठीक है, याद रखिएगा। अगला 17 नंबर कि अशोक महान किसके पुत्र थे दोस्तों? तो ये बिंदुसार के पुत्र थे। अशोक जो महान थे किसके पुत्र थे? बिंदुसार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अगला सवाल, 18 नंबर सवाल देखिएगा। देखिए आइए डिस्कस करते हैं दोस्तों 18 नंबर सवाल कि मॉर्निंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है दोस्तों? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है मॉर्निंग स्टार। देखिए भोर का तारा, सांझ का तारा दोस्तों, पृथ्वी का जुड़वा बहन दोस्तों, किस ग्रह को कहा जाता है? तो दोस्तों शुक्र ग्रह को कहा जाता है। सबसे गर्म ग्रह माना जाता है दोस्तों, गर्म ग्रह, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं, बुध और शुक्र, याद रखिएगा
बुध दोस्तों और एक है शुक्र, ठीक है। दो ऐसे ग्रह हैं जिसका दोस्तों कोई भी उपग्रह नहीं है। उपग्रह की अगर हम बात करेंगे, इनका कोई भी उपग्रह नहीं है, खास करके बुध और शुक्र का, ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं दोस्तों बुध के बारे में, देखिए बुध दोस्तों सबसे छोटा ग्रह माना जाता है, याद रखिएगा। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। और सबसे बड़ा ग्रह दोस्तों बृहस्पति, ठीक है। सवाल पूछेगा कि दो ऐसे ग्रह का नाम है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में, तो देखिए बुध क्या करता है दोस्तों, बुध जो है सूर्य के सबसे नजदीक वाला ग्रह है, ठीक है, जो मात्र 88 दिनों में चक्कर लगा लेता है। कितना दिनों में? 88 दिन में, ठीक है। अगर हम मंगल ग्रह की बात करते हैं दोस्तों, तो मंगल के दो उपग्रह होते हैं, कौन कौन सा? मंगल के दो उपग्रह कौन कौन सा होता है दोस्तों? फोबोस और डिमोस, ठीक है। फोबोस और डिमोस जो होता है, ये मंगल के दो, डिमोस मंगल के दो उपग्रह है, ये दोस्तों दोनों उपग्रह है, ठीक है, दोनों उपग्रह फोबोस और डिमोस मंगल के। मंगल को दोस्तों क्या कहा जाता है? तो मंगल को दोस्तों लाल ग्रह भी कहा जाता है, याद रखिएगा। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है दोस्तों। जैसे पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, शुक्र को गर्म ग्रह कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अगर हम बात करते हैं बृहस्पति का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है दोस्तों, सॉरी, बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो गैनीमेड, ठीक है। और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह दोस्तों टाइटन है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं दोस्तों 19 नंबर सवाल। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने में कितने समय लेती है दोस्तों? तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड लेती है। कितने लेती है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने का लेती है दोस्तों। पृथ्वी को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी को दोस्तों नीला ग्रह कहा जाता है। कौन सा ग्रह? नीला ग्रह कहा जाता है दोस्तों, खास करके पृथ्वी को, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 20 नंबर सवाल कि बुध सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है दोस्तों? हम अभी बताए थे कि बुध जो है सूर्य का परिक्रमा मात्र 88 दिनों में लगा लेता है, ठीक है। कितने दिनों में? 88 दिनों में बुध जो है सूर्य की परिक्रमा लगा लेता है दोस्तों, यानी सूर्य का चक्कर 88 दिनों में कर लेता है, खास करके, ठीक है। बुध सबसे छोटा ग्रह है दोस्तों, याद रखिएगा। बुध दोस्तों क्या है? ये सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, 21 नंबर सवाल कि गारो जनजाति सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है दोस्तों? याद रखिएगा, ये मेघालय पाई जाती है। गारो खासी जयंतियां, ये दोस्तों मेन रूप से मेघालय की जनजाति है। देखिए दोस्तों, गारो खासी जयंतियां जो है ये मेघालय में दोस्तों पहाड़ का नाम है, ठीक है। और उसी पहाड़ के नाम से दोस्तों जनजाति भी पाई जाती है, खास करके मेघालय में। गारो खासी जयंतियां ये पहाड़ियां हैं, और गारो खासी जयंतियां दोस्तों ये जनजाति भी है। तो गारो जो मेन रूप से पाया जाता है जनजाति, ये कहाँ पाया जाता है दोस्तों? मेघालय, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है 22 नंबर कि भारत के वह कौन सा देश है जो सुदूर पूर्व में सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है दोस्तों? ठीक है, वो कौन है दोस्तों? म्यांमार, जिसकी राजधानी क्या होता है दोस्तों? नेपी ताव होता है, नेपी ताव, ठीक है, याद रखिएगा। तो म्यांमार की राजधानी क्या होता है? नेपी ताव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला अगला है 23 नंबर सवाल, देखिएगा। देखिए सवाल पूछा है दोस्तों कि राज्यसभा में, ठीक है, सवाल है, देखिएगा, कि राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो याद रखिएगा कितना होता है? 250 होता है, ठीक है। कितना होता है? 250 दोस्तों, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे समझिएगा, देखिए कि राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 250 होती है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं कि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए दोस्तों न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम दोस्तों 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी वर्ष होनी चाहिए? 30 वर्ष, ठीक है। तो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। और राज्यसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या होती है वो कितना होता है? 250 होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। अगला है 24 नंबर सवाल, देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों 24 नंबर सवाल। आइए इसको देखते हैं। 24 नंबर सवाल है कि पंचायती राज कब लागू हुआ था दोस्तों? तो 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था, याद रखिएगा। पंचायती राज जो लागू किया गया था दोस्तों, खास करके सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? तो राजस्थान के नागौर जिला में, याद रखिएगा कि राजस्थान के, ठीक है, राजस्थान, ठीक है दोस्तों, राजस्थान के नागौर जिला में दोस्तों, ठीक है, नागौर जिला सबसे पहले जो है, याद रखिएगा कि राजस्थान के नागौर जिला में सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज लागू किया गया था दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अच्छा, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 23 अप्रैल को, याद रखिएगा 23 अप्रैल को दोस्तों पंचायती राज दिवस मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। सॉरी दोस्तों, 24 अप्रैल को अगर बात करते हैं तो 24 अप्रैल को दोस्तों, ठीक है, 24 अप्रैल को, ठीक है, याद रखिएगा 24 अप्रैल को दोस्तों पंचायती राज दिवस मनाया जाता है दोस्तों, खास करके याद रखिएगा, ठीक है। तो पंचायती राज कब लागू किया गया था? 1959 में लागू किया गया था, 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है। सबसे पहले कहां लागू किया गया दोस्तों? राजस्थान के नागौर जिला में लागू किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा।
अगला है 25 नंबर कि उपचुनाव कितने साल के बाद कराया जाता है दोस्तों? तो कभी भी कराया जा सकता है। उपचुनाव जो है ये कभी भी कराया जा सकता है उपचुनाव, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है 26 नंबर कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने वाले सदस्य कौन होते हैं दोस्तों? तो संसद होते हैं। देखिए भारत के जो उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने वाले जो होते हैं वो कौन करवाते हैं दोस्तों? संसद करवाते हैं। देखिए दोस्तों संसद का जो उल्लेख किया गया दोस्तों अनुच्छेद याद रखिएगा 79 में किया गया। किसमें किया गया है? आर्टिकल 79 में संसद का उल्लेख किया गया। अगर बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति दोस्तों, उपराष्ट्रपति के पद का जो उल्लेख किया गया दोस्तों आर्टिकल, ठीक है, याद रखिएगा आर्टिकल 63 में किया गया। किसमें किया गया? आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया दोस्तों, ठीक है। अच्छा, उपराष्ट्रपति बनने के लिए दोस्तों न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी वर्ष? 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिएगा 27 नंबर कि भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कितने हैं दोस्तों? तो 11 मौलिक कर्तव्य। पहले कितना हुआ करता था दोस्तों? तो पहले 10 मौलिक कर्तव्य हुआ करता था। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य है? तो दोस्तों 11 मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, बात करते हैं कि मौलिक कर्तव्य का जो उल्लेख किया गया दोस्तों भाग किसमें किया गया है? तो भाग 4A में किया गया दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा भाग 4A में, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ये मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। अगर पूछेगा दोस्तों अनुच्छेद, तो अनुच्छेद दोस्तों याद रखिएगा अनुच्छेद 51A में किया गया है इसका उल्लेख। अनुच्छेद 51A में किया गया है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया दोस्तों भाग 4A में किया गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। खास करके वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो दोस्तों अभी 11 मौलिक कर्तव्य, पहले कितना हुआ करता था? 10 हुआ करता था, ठीक है। 28 नंबर सवाल है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो ये दोस्तों राष्ट्रपति होता है, ठीक है, याद रखिएगा जो राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष होता है दोस्तों कौन होता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के पद का उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद किसमें किया गया है? आर्टिकल 52 में किया गया है, याद रखिएगा आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति पद का उल्लेख। राष्ट्रपति बनने के लिए दोस्तों न्यूनतम सीमा कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला दोस्तों 29 नंबर कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की उम्र सीमा क्या है दोस्तों? दोस्तों 65 वर्ष है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की जो उम्र सीमा है वो कितनी है? 65 वर्ष, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं 30 नंबर सवाल। देखिए 30 नंबर सवाल आपके सामने क्या कह रहा है, देखिएगा 30 नंबर सवाल है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? तो लॉर्ड विलियम बैटिंग जो थे, ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड विलियम बैटिंग। अगर बात करते हैं दोस्तों याद रखिएगा कि लॉर्ड विलियम बैटिंग और राजा राम मोहन राय के सहयोग से दोस्तों 1829 को सती प्रथा को अंत कर दिया गया था दोस्तों। लॉर्ड विलियम बैटिंग और राजा राम मोहन राय के सहयोग से, याद रखिएगा राजा राम मोहन राय, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दो नाम दोस्तों याद रखना है, लॉर्ड विलियम बैटिंग और राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 को, कब दोस्तों? 1829 को, ठीक है, 1829 को सती प्रथा को अंत कर दिया गया था। सती प्रथा को अंत कब किया गया था दोस्तों? तो 1829 को किया गया था। किसके द्वारा? तो लॉर्ड विलियम बैटिंग और राजा राम मोहन राय के सहयोग से कर दिया गया था। आपको ध्यान रखना है कि राजा राम मोहन राय को राजा को उपाधि किसने दिया था दोस्तों? ठीक है, तो अकबर द्वितीय ने दिया था। किसने दी था? अकबर द्वितीय। ठीक है, याद रखिएगा राजा राम मोहन राय को राजा को उपाधि किसने दिया था? अकबर। ठीक है, अकबर दोस्तों, अकबर द्वितीय। ठीक है, अकबर द्वितीय राजा राम मोहन राय को राजा को उपाधि दिया था। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा 31 नंबर कि मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो 30 होती है। ठीक है, याद रखिएगा मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में जो न्यायाधीशों की संख्या होती है कितनी होती है दोस्तों? 30 होती है। अगला है 32 नंबर कि त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है दोस्तों, किसका है? तो ये दोस्तों बौद्धों का है। त्रिपिटक जो दोस्तों धार्मिक ग्रंथ है किसका है? बौद्धों का। अगर बात करते हैं दोस्तों कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्तों? गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध जो थे मेन रूप से गौतम बुद्ध। ठीक है, ये क्या थे दोस्तों? बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था दोस्तों? याद रखिएगा तो 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। खास करके इनका जो मृत्यु हुआ था दोस्तों आपको ध्यान रखना है, 483 ईसा पूर्व में इन्का मृत्यु हो गया था। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में इनका मृत्यु हुआ था। ठीक है, यानी कि 80 वर्ष की अवस्था में इनका देहांत हो गया था दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में दोस्तों गृह त्याग कर दिए थे। ठीक है, 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग, और गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है दोस्तों। और ठीक है, याद रखिएगा गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको अगर बात करते हैं दोस्तों, अगला देखिएगा 33 नंबर सवाल है कि टीआरपी। अच्छा, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था दोस्तों? तो बोध गया में, पीपल वृक्ष के नीचे।
निरंजना नदी जिसको वर्तमान में दोस्तों फल्गु नदी के नाम से जानते हैं, तो उसके किनारे दोस्तों इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था दोस्तों। 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। कितने वर्ष की अवस्था में? तो 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ दोस्तों। सबसे पहला उपदेश कहाँ दिए थे दोस्तों? तो सारनाथ में दिए थे दोस्तों। सारनाथ कहाँ पड़ता है दोस्तों? यूपी में पड़ता है। और किस भाषा में दिए थे, ये भी सवाल पूछता है दोस्तों। किस भाषा में दिए थे? तो दोस्तों पाली भाषा में दिए थे। किस भाषा में? पाली दोस्तों एक भाषा हुआ करता था दोस्तों उस जमाने में, तो पाली भाषा में दिए थे। ठीक है, उपदेश दिए थे सारनाथ में, सबसे पहला उपदेश। सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे दोस्तों? श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, याद रखिएगा। तो सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे ये दोस्तों श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, याद रखिएगा, श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए दोस्तों, 34 नंबर। यहाँ पे दोस्तों टीआरपी का संक्षिप्त रूप क्या होता है दोस्तों? 33 नंबर सवाल है कि टीआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है? टेलीविजन रेटिंग पॉइंट होता है। क्या होता है? टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। भारत एक क्या है दोस्तों? ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, याद रखिएगा। भारत एक सेकुलर कंट्री है दोस्तों, यानी भारत कहने का मतलब ये है कि भारत कोई विशेष धर्म को यहाँ पे मान्यता प्राप्त नहीं है, विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं देता दोस्तों। भारत सभी धर्मों को एक समान लेके चलता है दोस्तों। अगर बात करेंगे, भारत एक क्या है? सेकुलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष कंट्री है। ठीक है, ऐसा है दोस्तों। ठीक है, खास करके इंडिया। अगला दोस्तों 35 नंबर कि विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? तो IBRD। विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। विश्व बैंक का जो स्थापना हुआ था दोस्तों, ये 1944 में हुआ था। कब हुआ था? 1944 में विश्व बैंक का स्थापना हुआ था। विश्व बैंक का जो दोस्तों मुख्यालय है कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में है। ठीक है, याद रखिएगा, वाशिंगटन। ठीक है, वाशिंगटन दोस्तों, वाशिंगटन DC। ठीक है, वाशिंगटन DC में किसका मुख्यालय है? विश्व बैंक का मुख्यालय दोस्तों, याद रखिएगा। DC का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 36 नंबर सवाल देखिए। ठीक है, देखिए दोस्तों 36 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था दोस्तों। लगभग हम डेली सवाल करवा रहे हैं दोस्तों ये वाला कि संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है दोस्तों कहाँ है दोस्तों? इसका जो मुख्यालय है, याद रखिएगा, मुख्यालय। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है ये कहाँ स्थित है दोस्तों? ये स्थित है न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये अमेरिका में पड़ता है, याद रखिएगा। न्यूयॉर्क अमेरिका का एक शहर है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर हम बात करें दोस्तों, न्यूयॉर्क जो है ये हडसन नदी के किनारे है। ठीक है, हडसन नदी के किनारे स्थित दोस्तों न्यूयॉर्क, हडसन नदी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। न्यूयॉर्क जो है ये हडसन नदी किनारे स्थित है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय दोस्तों ये न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र में दोस्तों कितना देश शामिल है, याद रखिएगा। इसमें जो देश शामिल है दोस्तों 193 देश शामिल है। ठीक है, और 193 जो देश शामिल हुआ था ये आपको ध्यान रखना है, वो कौन है दोस्तों? दक्षिणी सूडान है। कौन है? दक्षिणी सूडान जो है ये दोस्तों 193 देश शामिल हुआ था। ठीक है, अच्छा, दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या होता है दोस्तों? तो इसकी जो राजधानी होती है ये जुबा होता है। क्या होता है? जुबा। ठीक है, दक्षिणी सूडान का, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कि इसका इंग्लिश जो होता है UNO होता है। UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। तो 24 अक्टूबर को दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। और 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय दोस्तों न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? अमेरिका। ठीक है, याद रखिएगा। और न्यूयॉर्क जो दोस्तों ये हडसन नदी के किनारे स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ में दोस्तों कितना देश शामिल है दोस्तों? तो 193 देश शामिल है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। 193 जो देश शामिल हुआ था ये दक्षिणी सूडान शामिल हुआ था। कौन सा शामिल हुआ था? दक्षिणी सूडान। इसकी जो राजधानी दोस्तों जुआ होता है। दक्षिणी सूडान की राजधानी कहाँ होता है दोस्तों? जुआ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिएगा 37 नंबर कि विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कहाँ स्थित है दोस्तों? तो कैलिफोर्निया में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, विश्व का जो सबसे बड़ा दूरदर्शी है ये कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया। अगला है दोस्तों 38 नंबर कि विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? याद रखिएगा 8 मार्च को दोस्तों विश्व महिला दिवस मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर हम बात करें दोस्तों कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों कि राष्ट्रीय जो महिला दिवस मनाया जाता है ये 13 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय महिला दिवस, ये आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय महिला जो दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, ये दोस्तों 13 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों 8 मार्च को मनाया जाता है, यानी विश्व महिला दिवस। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 39 नंबर सवाल देखिए। ठीक है, आइए दोस्तों 39 नंबर सवाल करते हैं। 39 नंबर सवाल है
कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो राज्यपाल करते हैं, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति करते हैं वो कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। अगर बात करते हैं कि दोस्तों मुख्यमंत्री की अगर बात करेंगे तो मुख्यमंत्री बनने के लिए दोस्तों न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 25 वर्ष होनी चाहिए। मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 25 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यपाल बनने के लिए दोस्तों न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी वर्ष होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों। और मुख्यमंत्री बनने के लिए दोस्तों 25 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम उम्र सीमा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 40 नंबर सवाल देखिएगा कि बिहार की द्वितीय राजभाषा है दोस्तों उर्दू। उर्दू क्या है दोस्तों? ये बिहार की द्वितीय राजभाषा है। अगर बात करते हैं कि बिहार का स्थापना कब हुआ था दोस्तों, तो याद रखिएगा 22 मार्च को। ठीक है, 22 मार्च 1912 को। ठीक है, 22 मार्च 1912 को बिहार का स्थापना हुआ था, इसलिए 22 मार्च को दोस्तों बिहार दिवस मनाया जाता है। कब क्या मनाया जाता है? बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। आपको बात करेंगे कि बिहार में दोस्तों जिलों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? बिहार में जिलों की जो संख्या है, बिहार में कितना जिला है दोस्तों? तो बिहार में जो जिला है 38, याद रखिएगा। बिहार में कितने प्रमंडल है दोस्तों? प्रमंडल की अगर हम बात करते हैं बिहार में टोटल दोस्तों 9 प्रमंडल है। कितने प्रमंडल है? 9 प्रमंडल दोस्तों। बिहार में लोकसभा सीट कितनी है दोस्तों? याद रखिएगा। तो लोकसभा जो सीट है, याद रखिएगा, लोकसभा सीट है दोस्तों 40। कितनी? 40 है। यानी बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 40। बिहार में प्रमंडल 9 है दोस्तों। बिहार में जिलों की संख्या 38 है। ठीक है, सबसे बड़ा जिला कौन सा दोस्तों बिहार का? तो पश्चिमी चंपारण है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पश्चिमी चंपारण जो ये बिहार का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, अगला देखिएगा दोस्तों 41 नंबर सवाल है कि आवर्त सारणी किसने तैयार की थी दोस्तों? तो मेंडलीफ ने तैयार किया था। ठीक है, आवर्त सारणी जो तैयार किया था, किसने तैयार किया था? मेंडलीफ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों 42 नंबर सवाल देखिएगा कि पेस मेकर जो संबंधित है, किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित है। ठीक है, पेस मेकर किससे संबंधित है? हृदय से दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए दोस्तों 43 नंबर सवाल है कि सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों से हमें कौन बचाता है दोस्तों? ये O3 बचाता है। कौन बचाता है दोस्तों? O3 जो है ये ओजोन दोस्तों। क्या है? ओजोन जो है मेन रूप से, तो सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों से हमें कौन बचाता है दोस्तों? O3। ठीक है, यानी कि ओजोन। अगला देखिए 44 नंबर कि सलेट रूपांतरित रूप है किसका दोस्तों? तो सैल का है। ठीक है, सलेट जो है खास करके रूपांतरित रूप किसका है दोस्तों? सैल का है, सलेट। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा। अगला दोस्तों 45 नंबर सवाल देखिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, मानव के कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं दोस्तों? 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी 23 जोड़ा होता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा 23 जोड़ा होता है। गुणसूत्रों की संख्या टोटल कितनी होती है? 46 होता है। जोड़ा पूछेगा दोस्तों कितने होते हैं? तो 23 जोड़ा। ठीक है, याद रखिए 2 जोड़े यानी कि 2, यानी 23 जोड़ा होता है दोस्तों, यानी कि 23 23 कितना? 46 हो जाएगा। तो मानव के कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 होते हैं। अच्छा, कोशिका का खोज कब किया गया था दोस्तों? याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि कोशिका खोज किसने किया था दोस्तों, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो कोशिका की खोज दोस्तों किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था दोस्तों 1665 में। ठीक है, 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोज किया था। ठीक है, मृत कोशिका खोज किसने किया था दोस्तों? मृत कोशिका खोज किया था स्लाइडन एवं स्वान ने मृत कोशिका खोज किए थे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला देखिए 46 नंबर कि बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती रहती है दोस्तों? तो स्थितिज ऊर्जा रहती है। खास करके बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित रहती है? स्थितिज ऊर्जा। अगला है 47 नंबर कि वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है दोस्तों? तो विभवांतर मापा जाता है। याद रखिएगा, वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है? तो विभवांतर मापा जाता है। अगला है 48 नंबर कि कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है दोस्तों? तो विद्युत मोटर जो है ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। याद रखिएगा, कौन? विद्युत मोटर जो है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और यांत्रिक ऊर्जा को दोस्तों विद्युत ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है? डायनमो। ठीक है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों 49 नंबर, चलिए सवाल देखते हैं। देखिए 49 नंबर सवाल क्या कह रहा है आपके सामने, देखिएगा। आइए समझते हैं 49 नंबर सवाल। 49 नंबर सवाल है कि किस जीव में कसाव पाया जाता है? तो पैरामीशियम में दोस्तों, पैरामीशियम में कसाव पाया जाता है, कसाव। ठीक है, सवाल पूछेगा कि किस जीव में कसाव पाया जाता है? तो पैरामीशियम। ठीक है, अगला 50 नंबर कि रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है दोस्तों? तो आरबीसी। आरबीसी क्या करता है दोस्तों? ये अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है। ठीक है, आरबीसी का दोस्तों फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल होता है दोस्तों। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है दोस्तों? तो 120 दिन होता है। कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है दोस्तों। अगर बात करेंगे रक्त का दोस्तों पीएच मान कितना होता है? रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। याद रखिएगा 7.4 दोस्तों क्या होगा? ये क्षारीय होगा दोस्तों। क्या होगा? क्षारीय। ठीक है, चूंकि 7 से क्या है दोस्तों? अधिक है, तो 7 से अधिक दोस्तों क्षारीय होगा। यानी यहाँ पे समझा देते हैं आपको। देखिए 0 से लेकर दोस्तों कितना तक होता है दोस्तों? कितना तक होता है?
14 तक होता है दोस्तों। बीच में क्या आता है दोस्तों, 7 आएगा। अगर 7 से कम होगा दोस्तों तो ये अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय, ठीक है, याद रखिएगा। और 7 से अधिक होगा दोस्तों, ये दोस्तों क्या होगा, क्षारीय होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, 7.4 है, तो 7 पॉइंट यानी 7 से अधिक है तो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। यानी रक्त जो होता है मेन रूप से रक्त, ये क्या होता है दोस्तों, क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय, ठीक है। अगर दोस्तों 7 होता है, 7 आ जाएगा, ये क्या होगा दोस्तों, उदासीन होगा, ठीक है, उदासीन, ठीक है, समझिएगा। देखिए 7 से कम जिसका पीएच मान रहेगा दोस्तों वो अम्लीय हो जाएगा। 7 से अधिक जिसका पीएच मान आएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, वो क्षारीय हो जाएगा। और जिसका 7 होगा दोस्तों वो उदासीन होगा। सबसे पहले यहाँ बात करते हैं कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों। पीएच का जो फुल फॉर्म होता है ये पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। पावर ऑफ हाइड्रोजन जो होता है दोस्तों ये पीएच का फुल फॉर्म होता है। अगर बात करते हैं कि पीएच का खोज किसने किया था दोस्तों, सोरेनसन ने किया था, याद रखिएगा, सोरेनसन, ठीक है। सोरेनसन ने पीएच का खोज किए थे, ठीक है। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, 51 नंबर सवाल है कि जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करती है दोस्तों। तो ये न्यूक्लियस नियंत्रित करती है, ठीक है। जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करती है, तो दोस्तों न्यूक्लियस। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 52 नंबर सवाल देखिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों 52 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कि गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है दोस्तों। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर होता है दोस्तों। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। यानी काइनेटिक एनर्जी के ई बराबर क्या होता है, हाफ 1/2 एम भी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे एम क्या है दोस्तों, मास है, अभी क्या है दोस्तों, वेलोसिटी है। वेलोसिटी यानी कि वेग, मास यानी कि द्रव्यमान, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम भी स्क्वायर, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा 53 नंबर कि जड़त्व का मापन क्या है दोस्तों, द्रव्यमान, ठीक है। जड़त्व का मापन क्या है, द्रव्यमान है। अगला 54 नंबर कि आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, तो रेटिना पर बनता है, ठीक है, याद रखिएगा। आंख के किस भाग पर, तो रेटिना पर दोस्तों वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला 55 नंबर कि परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं दोस्तों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, याद रखिएगा। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अगर हम बात करते हैं दोस्तों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं परमाणु के नाभिक में। इलेक्ट्रॉन क्या करता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दोस्तों चक्कर लगाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों 56 नंबर सवाल देखिए, बेरी बेरी रोग कौन से विटामिन कमी कारण होता है दोस्तों। तो विटामिन बी की कमी कारण होता है बेरी बेरी रोग, ठीक है। विटामिन बी1 का जो रासायनिक नाम होता है दोस्तों थायमीन होता है। क्या होता है, थायमीन, ठीक है, याद रखिएगा। तो विटामिन बी1 कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, बेरी बेरी रोग होता है। अगर हम बात करते हैं कि विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या होता है, थायमीन होता है। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम दोस्तों राइबोफ्लोविन होता है, विटामिन बी2 का रासायनिक नाम, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन का खोज किसने किया था दोस्तों, तो फंक ने किया था, याद रखिएगा, फंक ने विटामिन का खोज किया था, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों 57 नंबर, खाने का सोडा है दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या है दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है दोस्तों खाने का सोडा है, याद रखिएगा। इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों, NaCO3 होता है, NaCO3 डॉट 10H2O, ये क्या होता है दोस्तों, ये सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 58 नंबर सवाल देखिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों 58 नंबर सवाल क्या कर रहा है आपके सामने कि वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वेल्डिंग के लिए किसके मिश्रण का प्रयोग किया जाता है, आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का। अगला दोस्तों 59 नंबर है कि कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, तो सर पी लॉरेंस के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा, सर पी लॉरेंस के द्वारा। कैबिनेट मिशन दोस्तों भारत कब आया था, ये 1946 में आया था, ठीक है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, 1946 में। यहाँ से सवाल पूछेगा दोस्तों कि साइमन कमीशन भारत कब आया था दोस्तों, याद रखिएगा। तो साइमन कमीशन जो भारत आया था, ठीक है, साइमन कमीशन जो दोस्तों भारत आया था ये कब आया था, ये 1928 में आया था दोस्तों, याद रखिएगा। 1928 में भारत आया था, 27 में दोस्तों तैयार हो गया था, 28 में मेन रूप से साइमन कमीशन भारत आया था दोस्तों। नेहरू रिपोर्ट दोस्तों याद रखिएगा, नेहरू रिपोर्ट जो मेन रूप से अगर बात करते हैं नेहरू रिपोर्ट के बारे में, तो याद रखिए दोस्तों ये भी 1928 में ही आया था, ठीक है। और कैबिनेट मिशन दोस्तों 1946 में आया था, याद रखिएगा दोस्तों। एक है दोस्तों 1942 में दोस्तों क्या आया था, 1942 में दोस्तों 1942 में कोई रिपोर्ट आया था दोस्तों, याद रखिएगा 1942 में, ठीक है। और क्या आया था दोस्तों, प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि 1942 में क्या आया था, ठीक है। आपको बताना है कि 1942 में मेन रूप से क्या आया था। साइमन कमीशन दोस्तों 1928, नेहरू रिपोर्ट 1928, और दोस्तों कैबिनेट मिशन कब आया था, क्या आया था, 1946 में आया था, ठीक है। 60 नंबर सवाल है कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव
को फांसी कब दी गई थी दोस्तों? 23 मार्च 1931 को दिया गया था, याद रखिएगा 23 मार्च 1931 को, ठीक है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दिया गया था दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 1942 में क्या हुआ था, खास करके कौन सा रिपोर्ट, कौन सा कमीशन था, ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ठीक है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर प्रश्नों को दोस्तों डिस्कस करेंगे। दोस्तों 1/9/2012 में जो एग्जाम हुआ था दोस्तों बिहार दरोगा का, ठीक है दोस्तों, टोटल हम प्रश्नों को डिस्कस करने वाले दोस्तों बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहला सवाल से। देखिए दोस्तों सबसे पहला सवाल क्या कर रहा है कि भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है दोस्तों? याद रखिएगा कि भारत में जो सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों वो भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य है, जो दोस्तों कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। तो भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों? ये दोस्तों गुजरात में है। क्या नाम है उसका? भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य। दोस्तों ये भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि कौन सा देश विश्व में चीनी की कटोरा के नाम से जाना जाता है दोस्तों? याद रखिएगा क्यूबा, ठीक है। क्यूबा की राजधानी दोस्तों हवाना होता है, याद रखिएगा। हवाना जो होती है वो क्यूबा की राजधानी होती है, याद रखिएगा दोस्तों। तो कौन सा देश? तो क्यूबा जो है वो चीनी के कटोरा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों 3 नंबर सवाल कि आयात और निर्यात पर लगने वाला कौन सा शुल्क है दोस्तों? तो सीमा शुल्क, ठीक है, याद रखिएगा। आयात और निर्यात पर, ठीक है, आयात और निर्यात पर जो लगने वाला शुल्क है वो क्या है दोस्तों? सीमा शुल्क, ठीक है। नेक्स्ट है 4 नंबर कि कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है दोस्तों? ये है दोस्तों मैक्सिको में, याद रखिएगा कि कोलिमा ज्वालामुखी वो किस देश में स्थित है दोस्तों? तो मैक्सिको में है। मैक्सिको की राजधानी क्या होती है? मैक्सिको सिटी होती है, ठीक है, याद रखिएगा। तो कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो मैक्सिको में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है 5 नंबर कि विश्व का सबसे लंबा समुद्री पुल कहाँ स्थित है दोस्तों? ये दोस्तों चीन में स्थित है, जिसकी लंबाई दोस्तों 55 किलोमीटर, ठीक है। तो विश्व का सबसे लंबा जो है, याद रखिएगा, सबसे लंबा समुद्री पुल कहाँ स्थित है दोस्तों? चीन में। चीन की राजधानी दोस्तों क्या होती है? तो चीन की राजधानी दोस्तों बीजिंग होती है, ठीक है, याद रखिएगा। बीजिंग जो होती है चीन की राजधानी होती है। चीन की मुद्रा दोस्तों क्या होता है? रेमनबी, ठीक है, याद रखिएगा। रेमनबी यानी कि दोस्तों युआन भी बोलते हैं, युआन या फिर रेमनबी दोस्तों क्या होता है? वो चीन की मुद्रा होता है दोस्तों, याद रखिएगा। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है दोस्तों? तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। मैकमोहन रेखा ये भारत और चीन के बीच है, मैकमोहन रेखा, ठीक है, मैकमोहन रेखा, जो दोस्तों 2014 में इसको निर्धारण किया गया था। कब किया गया था? सॉरी दोस्तों 1914 में, 2014 नहीं बल्कि 1914 में इसको निर्धारण किया गया था दोस्तों मैकमोहन रेखा का, जो दोस्तों भारत और चीन के बीच है मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्तों रेड क्लिफ रेखा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो विश्व का सबसे लंबा समुद्री पुल कहाँ स्थित है? चीन में स्थित है, जिसकी लंबाई है दोस्तों 55 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है 6 नंबर सवाल कि भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों? वो है दोस्तों असम, ठीक है। असम क्या है? असम जो है ये चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है दोस्तों, असम, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये था दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं, आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है 7 नंबर सवाल, देखिए, ठीक है। 7 नंबर सवाल है आपके सामने कि हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है दोस्तों? ये महानदी पर। ये किस राज्य में है दोस्तों? याद रखिएगा ये उड़ीसा में है, ठीक है, याद रखिएगा। हीराकुंड बांध है दोस्तों ये उड़ीसा में स्थित है। हीराकुंड बांध अगर हम बात करते हैं, हीराकुंड बांध किस राज्य में है दोस्तों? उड़ीसा में है, ठीक है। उड़ीसा का स्थापना कब हुआ था? याद रखिएगा इसका स्थापना 1 अप्रैल 1936 में हुआ था, ठीक है। 1 अप्रैल 1936 में उड़ीसा का स्थापना किया गया था। इसलिए 1 अप्रैल को दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। उत्कल दिवस उड़ीसा में 1 अप्रैल को मनाया जाता है और 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा का स्थापना हुआ था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि हीराकुंड बांध जो है दोस्तों ये विश्व का सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध तो है ही, प्लस में विश्व का सबसे लंबा बांध दोस्तों हीराकुंड बांध है, जो महानदी पर स्थित है दोस्तों। और हीराकुंड बांध किस राज्य में है दोस्तों? तो ये उड़ीसा में है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं, अगला है दोस्तों 8 नंबर सवाल कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था दोस्तों? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखे थे, याद रखिएगा। राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान दोस्तों किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। और राष्ट्रीय गीत दोस्तों तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखे थे, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 9 नंबर सवाल कि ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो ये है दोस्तों हॉकी से, ठीक है।
ध्यानचंद जो ट्रॉफी है वो किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट दोस्तों 10 नंबर कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1920 में किया गया था, ठीक है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का जो स्थापना किया गया था वो 1920 में किया गया था, याद रखिएगा। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में किया गया था। नेक्स्ट 11 नंबर कि सीली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? ये दोस्तों क्रिकेट से, ठीक है। सीली पॉइंट जो है ये क्रिकेट खेल से संबंधित है, सीली पॉइंट। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 12 नंबर सवाल देखिए, ठीक है। कि दोस्तों 12 नंबर सवाल देखिएगा क्या कर रहा है, ठीक है। 12 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कि 1 मिलियन कितने लाख के बराबर होता है दोस्तों? तो 1 मिलियन में कितने लाख होता है? 10 लाख, ठीक है। 2 मिलियन दोस्तों 20 लाख, 3 मिलियन दोस्तों 30 लाख, ठीक है। अगला है दोस्तों 13 नंबर सवाल कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे दोस्तों? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगर हम बात करते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट 14 नंबर सवाल कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है दोस्तों? ठीक है, वो है दोस्तों 65 वर्ष, याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि रिटायरमेंट की जो दोस्तों उसकी जो आयु है कितनी है? 65 वर्ष। यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 65 वर्ष है। अगला है 15 नंबर कि रथ यात्रा प्रसिद्ध त्योहार है, कहाँ का है दोस्तों? ये पुरी का। पुरी कहाँ स्थित है दोस्तों? उड़ीसा में स्थित है, याद रखिएगा। उड़ीसा में दोस्तों पुरी बीच है, याद रखिएगा। और रथ यात्रा दोस्तों पुरी में ही निकलती है, यानी कि उड़ीसा में रथ यात्रा निकलती है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 16 नंबर सवाल कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है दोस्तों? तो उपराष्ट्रपति को देता है दोस्तों। राष्ट्रपति के पद का उल्लेख दोस्तों किस अनुच्छेद में किया गया दोस्तों? तो आर्टिकल 52 में किया गया, याद रखिएगा। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया दोस्तों। उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख दोस्तों किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आर्टिकल 63 में, ठीक है। आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया दोस्तों, याद रखिएगा। राष्ट्रपति को दोस्तों महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा इनको हटाया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के तहत, ठीक है, याद रखिएगा। आर्टिकल 61 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 61 है दोस्तों महाभियोग की प्रक्रिया। तो आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति को अब उसके पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति बनने के लिए और उपराष्ट्रपति बनने के लिए दोस्तों न्यूनतम उम्र की सीमा कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति बनने के लिए दोस्तों 35 वर्ष और उपराष्ट्रपति बनने के लिए दोस्तों 35 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम उम्र सीमा, ठीक है, या फिर उससे अधिक होनी चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। तो 16 नंबर सवाल कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो उपराष्ट्रपति को देते हैं दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों 17 नंबर सवाल कि बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था दोस्तों? यानी बांग्लादेश याद रखिएगा दोस्तों, बांग्लादेश का स्थापना कब हुआ था? ये दोस्तों याद रखिएगा 1971 में बांग्लादेश का स्थापना हुआ था। अगर बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में दोस्तों, बांग्लादेश की राजधानी क्या होता है दोस्तों? याद रखिएगा। तो बांग्लादेश की जो राजधानी दोस्तों ढाका होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बांग्लादेश का जो स्थापना हुआ था दोस्तों ये 1971 में हुआ था, ठीक है। बांग्लादेश का स्थापना 1971 में। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है दोस्तों? तो बांग्लादेश की जो मुद्रा है याद रखिएगा टका है, ठीक है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। अगर हम बात करें दोस्तों बांग्लादेश भारत के साथ कितने राज्यों के बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो भारत के साथ, ठीक है, याद रखिएगा 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है दोस्तों बांग्लादेश भारत के, ठीक है। सबसे ज्यादा दोस्तों पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, ठीक है, याद रखिएगा। बांग्लादेश जो है सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल के साथ सीमा साझा करता है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों कि टोटल कितना किलोमीटर बांग्लादेश भारत के साथ सीमा साझा करता है, तो याद रखिएगा दोस्तों टोटल कितना किलोमीटर? अगर हम बात करेंगे टोटल किलोमीटर की, अगर बात करते हैं दोस्तों बांग्लादेश, तो 4096 किलोमीटर दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। 4096 किलोमीटर टोटल दोस्तों बांग्लादेश भारत के साथ सीमा साझा करता है। एग्जाम में पूछने वाला सवाल है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो बांग्लादेश का सृजन कब हुआ दोस्तों? 1971 में हुआ था, आपको ध्यान रखना है। बांग्लादेश पहले क्या था दोस्तों? बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, ठीक है। बांग्लादेश पहले क्या हुआ करता था? पूर्वी पाकिस्तान। जब से पश्चिमी पाकिस्तान वाले पूर्वी पाकिस्तान को परेशान करने लगे तो इन लोगों ने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ा और दोस्तों बांग्लादेश पूर्ण रूप से भारत के सहयोग से आज़ाद हुआ दोस्तों 1971 में, ठीक है। शेख मुजीबुर रहमान जो थे वहाँ के नेता थे बांग्लादेश के, उनका बहुत बड़ा योगदान था दोस्तों बांग्लादेश की आज़ादी के लिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है दोस्तों? ढाका है। बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ था? 1971 में। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है दोस्तों? टका, ठीक है। देखिए याद रखिएगा बिम्स्टेक का जो मुख्यालय स्थित है दोस्तों, बिम्स्टेक का, याद रखिएगा, ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है, ठीक है। बिम्स्टेक अगर हम बात करते हैं, ठीक है, बिम्स्टेक, ठीक है, बिम्स्टेक का जो मुख्यालय स्थित है दोस्तों ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है,
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखेंगे 18 नंबर सवाल देखिएगा। ठीक है, देखिए 18 नंबर सवाल का आपके सामने योजना आयोग है एक, क्या दोस्तों, ये कार्य कारिणी निकाय है दोस्तों। योजना आयोग का जो स्थापना हुआ था, याद रखिएगा, योजना आयोग का जो स्थापना हुआ था दोस्तों 15 मार्च 1950 को हुआ था। ठीक है, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का स्थापना हुआ था। ठीक है, योजना आयोग की जगह पे दोस्तों अभी वर्तमान में क्या आया है दोस्तों, नीति आयोग आया है। नीति आयोग का जो स्थापना हुआ, याद रखिएगा, नीति आयोग। ठीक है, इसका जो मूल रूप से स्थापना हुआ है 1 जनवरी 2015 को हुआ है। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को दोस्तों नीति आयोग का स्थापना हुआ है। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इसके जो दोस्तों अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष, ठीक है, नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं दोस्तों, तो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री क्या होते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था दोस्तों। ये योजना आयोग की जगह पे कौन सा आयोग आया है, नीति आयोग आया है दोस्तों। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950 को हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और योजना आयोग क्या है दोस्तों, ये कार्यकारिणी निकाय है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा 19 नंबर की हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन कहाँ स्थित है, ये दोस्तों रांची में स्थित है। ठीक है, हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन कहाँ स्थित है दोस्तों, रांची में। अगला सवाल देखिएगा 20 नंबर कि 1789 ईस्वी की फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था दोस्तों, तो नेपोलियन बोनापार्ट था। ठीक है, याद रखिएगा। फ्रांसीसी क्रांति दोस्तों कब हुआ था, 1789 में हुआ था, याद रखिएगा। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था, 1789 को। और उसमें जो फ्रेंच क्रांति जो हुआ था दोस्तों, इसका जो महान योद्धा था वो नेपोलियन बोनापार्ट था दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों 21 नंबर की पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय है दोस्तों, याद रखिएगा। तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है ये क्या है, पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला, ठीक है, सर्वोच्च निकाय है दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद। अगर बात करें दोस्तों कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ था दोस्तों, पंचवर्षीय योजना बहुत जरूरी है दोस्तों, 5 वर्ष। ठीक है, देखिए प्रथम पंचवर्षीय दोस्तों याद रखिएगा, ये 1951 से लेकर 1956 तक हुआ था दोस्तों। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है दोस्तों 1956 से लेकर 1961 तक हुआ था। तीसरा दोस्तों 1961 से लेकर 1966। ठीक है, याद रखिएगा, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना है दोस्तों। चौथी पंचवर्षीय योजना की अगर बात करते हैं तो 1969 से लेकर 1974 तक। ठीक है, 1969 से लेकर 1974 तक दोस्तों ये क्या है, चौथी पंचवर्षीय योजना है। और दोस्तों पांचवी जो पंचवर्षीय योजना है 1974 से लेकर 1900, ठीक है, याद रखिएगा, 78 तक। तो दोस्तों पांचवी जो पंचवर्षीय योजना है दोस्तों, ठीक है, पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान दोस्तों इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिए थे, पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, इंदिरा गांधी ने। और पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो काल है 1974 से लेकर 1978 तक है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों गैपिंग है दोस्तों। अगर बात करते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना दोस्तों, छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से लेकर 1985 तक है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों सातवीं है। ठीक है, अगर बात करते हैं 1985 से लेकर 1990 तक। ठीक है, ये हो गया दोस्तों पांचवी। उसके बाद अगर बात करते हैं 1992 से लेकर दोस्तों 1997 तो दोस्तों जो अगली पंचवर्षीय योजना है। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों अगली पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा 1997 से लेकर, ठीक है, 1997 से लेकर अगर हम बात करते हैं तो 2000, ठीक है, 2002 तक दोस्तों, 2002। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों 2002 से लेकर दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा, 2002 से लेकर 2005 तक, सॉरी दोस्तों 2007 तक। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 2007 से लेकर, ठीक है, 2012 तक। ये दोस्तों पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पहली पंचवर्षीय योजना है दोस्तों, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना है, ये दोस्तों तीसरी हो जाएगा पंचवर्षीय योजना, ये चौथी है दोस्तों, ये पांचवी पंचवर्षीय योजना है, ये दोस्तों छठी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये सातवीं पंचवर्षीय योजना है दोस्तों, ये आठवीं पंचवर्षीय योजना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये नौवीं पंचवर्षीय योजना है, ये दोस्तों 10वीं पंचवर्षीय योजना है। ठीक है, तो दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना, एक छूट गया क्या, 11वीं। ये दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना, याद रखिएगा, ये 2012 से लेकर दोस्तों 2017 तक हो जाएगा। ठीक है, 2012 से लेकर 2017 तक दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना है दोस्तों। ठीक है, ये पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है दोस्तों, जो आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों आपके सामने 22 नंबर कि प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि कौन था दोस्तों, ये एक व्याकरण शास्त्री था। कौन था, व्याकरण शास्त्री। ठीक है, अगला है दोस्तों 23 नंबर कि किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था, तो दोस्तों अरबों ने आक्रमण किया था। ठीक है,
यानी भारत पर आक्रमण करने वाला पहले कौन थे? अरब आए थे, ठीक है, याद रखिएगा। अरबों ने भारत पर सबसे प्रथम आक्रमण किया था, ठीक है दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल, ठीक है। देखिए 24 नंबर सवाल देखिएगा। देखिए दोस्तों 24 नंबर सवाल है कि सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखे थे दोस्तों? तो दयानंद सरस्वती ने लिखे थे, याद रखिएगा। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश लिखे थे। अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि दयानंद सरस्वती दोस्तों, अगर हम बात करते हैं, इन्होंने आर्य समाज का स्थापना किए थे दोस्तों। आर्य समाज का जो स्थापना हुआ था दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, जो दोस्तों 1875 में किया गया था, याद रखिएगा। आर्य समाज का स्थापना कब हुआ था? 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। और सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी थी? तो दयानंद सरस्वती ने ही लिखे थे। अगला है 25 नंबर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? तो बेलगाम अधिवेशन 1924, ठीक है, याद रखिएगा। तो गांधी जी जो थे, बेलगाम अधिवेशन का एकमात्र ऐसा अधिवेशन था, बेलगाम अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किए थे दोस्तों, जो 1924 में हुआ था। कब हुआ था? 1924। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब किया गया था दोस्तों? याद रखिएगा दोस्तों, 28 दिसंबर 1885 को किया गया था, ठीक है। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ए ओ होम के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 26 नंबर कि आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने किए थे? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था दोस्तों। आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस दोस्तों, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिए थे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो 23 जनवरी 1897 को हुआ था, कटक उड़ीसा में हुआ था, ठीक है। 1897 कहाँ हुआ था दोस्तों? कटक, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि समझिएगा, देखिए दोस्तों 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? याद रखिएगा। तो 23 जनवरी को दोस्तों पराक्रम दिवस मनाया जाता है। इनके जन्म दिवस के दिन पर पराक्रम दिवस दोस्तों मनाया जाता है। एग्जाम में सवाल पूछता है कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था, ठीक है। अगला दोस्तों 27 नंबर कि संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यकाल कहाँ स्थित है दोस्तों? न्यूयॉर्क में। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? न्यूयॉर्क में। ये कहाँ पड़ता है दोस्तों? अमेरिका। न्यूयॉर्क दोस्तों किस नदी किनारे स्थित है दोस्तों? तो न्यूयॉर्क जो है ये हडसन नदी के किनारे स्थित है, हडसन नदी, ठीक है, न्यूयॉर्क स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो स्थापना हुआ था, याद रखिएगा दोस्तों, यूएनओ का जो स्थापना हुआ था, इसका स्थापना दोस्तों कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का स्थापना हुआ था, इसीलिए 24 अक्टूबर को दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, संघ दिवस। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। अगर हम बात करते हैं तो यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि यूएनओ में कितना देश शामिल है दोस्तों, तो इसमें जो देश शामिल है दोस्तों 193 देश शामिल है, ठीक है। 193 जो देश शामिल हुआ था, याद रखिएगा, 193 जो देश शामिल हुआ था वो कौन सा देश था दोस्तों? तो दक्षिणी सूडान था। कौन था? दक्षिणी सूडान, याद रखिएगा दोस्तों, दक्षिणी सूडान जो था, ठीक है, दक्षिणी सूडान, वो 193 देश शामिल होने वाला था दोस्तों। जिसकी राजधानी क्या होता है दोस्तों दक्षिणी सूडान का? इसकी राजधानी दोस्तों जुबा होता है। क्या होता है? जुबा जो होता है ये दक्षिणी सूडान की राजधानी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यूएनओ का स्थापना, ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय दोस्तों यूएनओ का कहाँ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। न्यूयॉर्क दोस्तों हडसन नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। अगला दोस्तों 28 नंबर सवाल है कि सार्क का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? याद रखिएगा। तो सार्क का जो स्थापना हुआ था ये 1985 में हुआ था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सार्क का जो तो मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है दोस्तों, काठमांडू, ठीक है, याद रखिएगा, काठमांडू में स्थित है दोस्तों। काठमांडू दोस्तों नेपाल की राजधानी काठमांडू में, ठीक है, सार्क का मुख्यालय स्थित है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि सार्क का स्थापना 1985 में हुआ था, सार्क में टोटल कितना देश शामिल है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसमें टोटल 8 देश शामिल है। कितना देश शामिल है? 8 देश शामिल दोस्तों सार्क में, ठीक है। अगला दोस्तों 29 नंबर कि G15 एक समूह है दोस्तों, विकासशील देशों का एक समूह है, ठीक है। G15 यानी कि ग्रुप ऑफ 15। G15 का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रुप ऑफ 15 दोस्तों, ये विकासशील देशों का एक समूह है G15, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है दोस्तों 30 नंबर सवाल, देखिएगा, ठीक है। देखिए 30 नंबर सवाल है कि दो विशाल भूमि के क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत संकरा भूमि का पट्टा क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये भूसंधि कहलाता है, ठीक है। यानी दो विशाल भूमि के क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत संकरा भूमि का पट्टा क्या कहलाता है दोस्तों? भूसंधि कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है 31 नंबर की एकमात्र एशियाई देश कौन है?
जहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है दोस्तों, याद रखिएगा इंडोनेशिया है, याद रखिएगा, जिसकी राजधानी क्या होता है दोस्तों, जकार्ता होता है, जकार्ता दोस्तों, ठीक है, जिसकी राजधानी क्या होता है, जकार्ता। अगर हम बात करें दोस्तों इंडोनेशिया के बारे में, तो इंडोनेशिया दोस्तों द्वीपों से मिलकर बना हुआ एक देश है, बहुत सारे द्वीपों से, यानी कि सबसे ज्यादा द्वीपों से मिलकर बना हुआ देश कौन सा है दोस्तों, इंडोनेशिया। सबसे ज्यादा मुस्लिम कहाँ पाया जाता है दोस्तों, इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इंडोनेशिया दोस्तों जिसकी राजधानी क्या होता है, जकार्ता। तो एकमात्र एशियाई देश है जहां से विषुवत रेखा गुजरती है दोस्तों, ठीक है। विषुवत रेखा दोस्तों किस नदी को 2 बार काटती है, याद रखिएगा दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है कि विषुवत रेखा जो है, देखिए अगर बात करते हैं दोस्तों कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा जो दोस्तों ये माही नदी को 2 बार काटती है, कर्क रेखा जो है ये माही नदी को 2 बार काटती है, माही नदी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मकर रेखा दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि मकर रेखा जो है, मकर रेखा ये लिम्पोपो नदी को 2 बार काटती है, लिम्पोपो, लिम्पोपो, ठीक है, लिम्पोपो नदी को 2 बार काटती है। उसी तरह से दोस्तों विषुवत रेखा जो है ये कांगो नदी को 2 बार काटती है, कांगो नदी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो विषुवत रेखा कांगो नदी को 2 बार काटती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है दोस्तों। उसी तरह से कर्क रेखा जो है गुजरात में जो माही नदी है, तो माही नदी को 2 बार काटती है, ठीक है। उसी तरह से मकर रेखा लिम्पोपो नदी को 2 बार काटती है, ठीक है। तो दोस्तों इंडोनेशिया राजधानी क्या होता है, जकार्ता, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा मुस्लिम दोस्तों कहाँ पाया जाता है, इंडोनेशिया में पाया जाता है दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 32 नंबर कि HUDCO का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। क्या फुल फॉर्म होता है HUDCO का, HUDCO का हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, HUDC का फुल फॉर्म होता है। अगला है दोस्तों 33 नंबर कि कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है, तो अरावली दोस्तों, याद रखिएगा। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला दोस्तों, याद रखिएगा, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, श्रृंखला की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो यह दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखला जो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है दोस्तों। अरावली जो है दोस्तों ये कहाँ स्थित है, मेन रूप से ये दोस्तों राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है, राजस्थान दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है, तो दोस्तों ये सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। आपको पता है दोस्तों कि राजस्थान अगर बात करते हैं तो ये दोस्तों पश्चिम में स्थित है भारत के, ठीक है, पश्चिमी राज्य दोस्तों राजस्थान, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा 34 नंबर कि शारदा अधिनियम किससे संबंधित है दोस्तों, ये बाल विवाह से संबंधित है, शारदा अधिनियम, ठीक है। शारदा अधिनियम किससे संबंधित है, बाल विवाह से संबंधित है। अगला है दोस्तों 35 नंबर जो दोस्तों अभी हम सवाल कर चुके हैं कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया था दोस्तों, याद रखिएगा 24 अक्टूबर को बताए थे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, इसलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखिएगा 36 नंबर सवाल देखिए, ठीक है, देखिए दोस्तों ये दोस्तों 36 नंबर सवाल है कि इजराइल की संसद का क्या नाम है दोस्तों, सीनेट, ठीक है। इजराइल की जो राजधानी होती है दोस्तों जेरूशलेम होता है, क्या होता है, जेरूशलेम, ठीक है। जेरूशलेम जो होती है ये इजराइल की राजधानी होती है, और इजराइल की संसद का क्या नाम है दोस्तों, तो सीनेट है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है 37 नंबर कि जापान की करेंसी क्या है दोस्तों, तो येन, जापान की मुद्रा दोस्तों, जापान की मुद्रा क्या है, येन। जापान की राजधानी दोस्तों टोक्यो, ठीक है, याद रखिएगा। टोक्यो जो है ये क्या है, टोक्यो जापान की राजधानी है, ठीक है। तो जापान की करेंसी क्या है दोस्तों, येन है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है 38 नंबर कि सूरत शहर किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, तो याद रखिएगा ताप्ती नदी के किनारे स्थित है दोस्तों सूरत शहर, ठीक है। सूरत शहर जो दोस्तों ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। अगला है 39 नंबर कि टेस्ट क्रिकेट में सर्वप्रथम 5 दोहरा शतक लगाने वाला भारतीय कौन था दोस्तों, वह दोस्तों राहुल द्रविड़ थे, ठीक है। टेस्ट क्रिकेट में सर्वप्रथम 5 दोहरा शतक लगाने वाला भारतीय राहुल द्रविड़ थे। अगला है 40 नंबर कि हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, ठीक है। किसने कहा था दोस्तों, ये WGF हिगल ने कहे थे कि हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। किसका कथन है दोस्तों, ये है WGF हिगल का है। अगला है 41 नंबर कि भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन था दोस्तों, CV रमन थे, ठीक है, याद रखिएगा। इनको मेन रूप से 1930 में भारत रत्न दिया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। रमन प्रभाव यानी रमन इफेक्ट के खोज के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। मेन रूप से रमन इफेक्ट की खोज के लिए 1930 में CV रमन को, ठीक है, नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं इन्होंने 28 फरवरी, ठीक है, 28
फरवरी 1930 को, ठीक है, 28 फरवरी को मेन रूप से 1930 को दोस्तों रमन प्रभाव का खोज किए थे। इसीलिए दोस्तों 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1930 में। अच्छा, अगर बात करते हैं, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे भारत रत्न की बात कर रहा है। ठीक है, तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले जो प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? सीवी रमन थे। ठीक है, इनको 1930 में दिया गया था दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, चलिए 42 नंबर सवाल देखिए दोस्तों क्या कर रहा है। ठीक है, देखिएगा 42 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है दोस्तों? तो मैक्सिको की खाड़ी है, जिसकी दोस्तों अगर हम बात करते हैं कितना वर्ग किलोमीटर है, तो 6,15,000 वर्ग किलोमीटर दोस्तों इसकी लंबाई। तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है, 6,15,000 वर्ग किलोमीटर। अगला है दोस्तों 43 नंबर कि भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो जे.ए. हिक्की। ठीक है, जे.ए. हिक्की ने भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार प्रारंभ करने वाले व्यक्ति हैं दोस्तों जे.ए. हिक्की, जो 1780 में क्या किए थे? प्रारंभ किए थे। ठीक है, 1780 ईस्वी में। तो भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो जे.ए. हिक्की ने प्रारंभ किया था 1780 ईस्वी। ठीक है, अगला है 44 नंबर कि नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये यूएसए में स्थित है। ठीक है, नियाग्रा जो जलप्रपात है कहाँ स्थित है? यूएसए यानी कि अमेरिका में। अगला है 45 नंबर कि मिस वर्ल्ड 2012 किस देश की थी दोस्तों? तो चीन की थी। जो मिस वर्ल्ड 2012 हुई थी वो किस देश की थी? चीन। चीन की राजधानी क्या होता है दोस्तों? बीजिंग होता है। ठीक है, याद रखिएगा चीन की जो मुद्रा होता है दोस्तों युआन या रिमेनबी भी कह सकते हैं। ठीक है, युआन या फिर रेमेनबी। ठीक है, रेमेनबी। ठीक है, अगला है 46 नंबर कि प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है दोस्तों? ये चंडीगढ़ में। ठीक है, प्रसिद्ध जो रॉक गार्डन है वो किस शहर में स्थित है? चंडीगढ़। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चंडीगढ़ क्या है दोस्तों? चंडीगढ़ जो है दोस्तों एक केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चंडीगढ़ ये दोस्तों पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और हरियाणा की भी राजधानी क्या है दोस्तों? चंडीगढ़। ठीक है, तो रॉक गार्डन जो दोस्तों किस शहर में स्थित है? तो चंडीगढ़ में स्थित है। अगला है 47 नंबर कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो बुध है दोस्तों, याद रखिएगा बुध दोस्तों सूर्य का मात्र 88 दिन में इसका चक्कर लगा लेता है। ठीक है, 88 दिनों में मात्र चक्कर लगा लेता है दोस्तों बुध। बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह है। ठीक है, बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह है दोस्तों जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। याद रखिएगा बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर हम शुक्र ग्रह के बारे में बात करते हैं तो शुक्र ग्रह को भोर का तारा, सांझ का तारा दोस्तों, पृथ्वी का जुड़वा वाहन भी कहा जाता है। ठीक है, शुक्र ग्रह को दोस्तों सबसे गर्म ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो सबसे छोटा ग्रह है दोस्तों बुध ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है दोस्तों? बृहस्पति। ठीक है, पृथ्वी को दोस्तों नीला ग्रह कहा जाता है। याद रखिएगा मंगल के दो उपग्रह होते हैं, फोबोस और डिमोस। ठीक है, फोबोस दोस्तों, ठीक है, फोबोस और डिमोस जो होते हैं, डिमोस, ये मंगल के दो उपग्रह होते हैं। ठीक है, ये दो उपग्रह है दोस्तों, किसका है उपग्रह? ये दोस्तों मंगल का है। ठीक है, याद रखिएगा मंगल का दो उपग्रह कौन कौन सा है? तो फोबोस और डिमोस है दोस्तों, याद रखिएगा। और बात करते हैं दोस्तों कि मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। याद रखिएगा कि मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पृथ्वी को दोस्तों नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, अगर बात करेगा, सवाल करेगा दोस्तों कि बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है दोस्तों? तो बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है दोस्तों गैनीमेड। ठीक है, याद रखिएगा गैनीमेड जो है ये बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि का सबसे बड़ा दोस्तों उपग्रह कौन सा है? तो टाइटन। ठीक है, याद रखिएगा टाइटन जो है ये शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 48 नंबर सवाल देखिएगा। ठीक है, देखिए 48 नंबर सवाल है कि अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल कौन था दोस्तों? ये था दोस्तों वित्तीय सलाहकार। ठीक है, अकबर के शासनकाल में जो राजा टोडरमल था वो कौन था? तो ये दोस्तों वित्तीय सलाहकार था। याद रखिएगा। अगर बात करते हैं दोस्तों कि प्रथम ये पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ दोस्तों वो 1500 कब हुआ था? 1556 में हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध। ठीक है, 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। किसके बीच? तो अकबर और दोस्तों हेमू के बीच हुआ था। याद रखिएगा अकबर और हेमू के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में। पानीपत का तीसरा युद्ध दोस्तों 1761 में हुआ था, अब्दुल शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। ठीक है,
ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 49 नंबर सवाल कि सम्राट अशोक के पिता कौन थे दोस्तों? तो बिंदुसार थे, याद रखिएगा। सम्राट अशोक के पिता का क्या नाम था? तो बिंदुसार था। अगला है 50 नंबर की भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है दोस्तों? तो शक संवत पर आधारित है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? शक संवत। अगला है 51 नंबर कि सबसे प्राचीन भारतीय भाषा क्या है दोस्तों? तो तमिल जो है ये सबसे प्राचीन भारतीय भाषा है, ठीक है। सबसे पुराना भारतीय भाषा कौन सा है? तमिल, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 52 नंबर कि मोहिनीअट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? ये दोस्तों केरल का है, ठीक है। मोहिनीअट्टम दोस्तों। भरतनाट्यम किस राज्य का है दोस्तों? तो ये तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी दोस्तों आंध्र प्रदेश का है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। तो ये मोहिनीअट्टम जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है? ये दोस्तों केरल का है। अगला है 53 नंबर कि पेंटिलियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? ये जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, याद रखिएगा। पेलियोंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है पेंटियोलॉजी में, ठीक है। ये आपको मेन रूप से याद रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 54 नंबर सवाल देखिएगा। देखिए दोस्तों 54 नंबर सवाल, ठीक है। 54 नंबर सवाल क्या कर रहा है आपके सामने? 54 है कि तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इसमें होता है, क्या होता है दोस्तों? तो निकोटीन होता है। मेन रूप से क्या होता है? निकोटीन, ठीक है। तंबाकू में धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसमें क्या होता है दोस्तों? खास करके निकोटीन होता है। अगला है दोस्तों 55 नंबर कि वयस्क मनुष्य में रक्त निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? तो लाल अस्थि मज्जा में होता है, याद रखिएगा। वयस्क मनुष्य में जो रक्त का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? तो लाल अस्थि मज्जा में होता है। रक्त का पीएच मान दोस्तों कितना होता है? 7.4 होता है दोस्तों। क्या होता है? क्षारीय होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि 56 नंबर सवाल कि सूती रेशा प्राप्त किया जाता है दोस्तों, तो बीज से प्राप्त किया जाता है। सूती जो रेशा है वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो बीज से प्राप्त किया जाता है। अगला 57 नंबर कि सर्वग्राही रक्त समूह है दोस्तों ए बी पॉजिटिव, ठीक है। सर्वग्राही दोस्तों, ग्राही यानी एक्सेप्टर, ग्रहण कर सकता है, ठीक है, एक्सेप्ट कर सकता है दोस्तों, ए बी पॉजिटिव। और दोस्तों अगर बात करेगा सर्वग्राही दोस्तों ए बी पॉजिटिव है। और सर्वदाता दोस्तों, अगर सर्वदाता की बात करेगा तो सर्वदाता क्या हो जाएगा दोस्तों? ओ निगेटिव, ठीक है, ओ निगेटिव हो जाएगा दोस्तों। सर्वदाता यानी कि एक्सेप्टर, ये क्या हो जाएगा दोस्तों? सॉरी दोस्तों, ये क्या हो जाएगा? एक्सेप्टर दोस्तों, ये हो जाएगा, ठीक है, सर्वग्राही एक्सेप्टर। तो सर्वदाता दोस्तों क्या हो जाएगा? डोनर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? डोनर, ठीक है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों आपके सामने 58 नंबर सवाल है कि 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में कौन सा लेंस होता है दोस्तों? तो पोलराइड लेंस होते हैं, ठीक है। 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में कौन सा लेंस होते हैं? तो पोलराइड लेंस होते हैं। अगला है 59 नंबर कि डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करते हैं? तो पृष्ठ तनाव, ठीक है। डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर? तो दोस्तों पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर सतहों की सफाई करते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों आज का लास्ट सवाल दोस्तों देखिए दोस्तों। 60 नंबर सवाल क्या कह रहा है आपके सामने? देखिए दोस्तों, लास्ट नहीं है दोस्तों, और सवाल है, ठीक है। 60 नंबर सवाल है कि मनुष्य किस संघ का प्राणी है दोस्तों? ये पोरीफेरा संघ का प्राणी है, ठीक है। मनुष्य जो है मेन रूप से पोरीफेरा संघ का प्राणी है। अगला है 61 नंबर की सबसे अधिक आघातवर्ध धातु कौन सी है? वह दोस्तों सोना। सोना का संकेत दोस्तों क्या होता है? Au होता है। परमाणु संख्या कितना होता है दोस्तों? 79 होता है, ठीक है। तो सबसे अधिक आघातवर्ध धातु कौन सा है दोस्तों? सोना। अगला है 62 नंबर कि कौन सी धातु विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है दोस्तों? तो चांदी, जिसका संकेत Ag होता है। परमाणु संख्या दोस्तों 47 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो कौन सी धातु विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? चांदी। और सबसे अधिक आघातवर्ध धातु कौन सी है? वो है दोस्तों सोना, ठीक है। अगला सवाल देखिए 63 नंबर सवाल देखिएगा। तो 63 नंबर सवाल क्या कर रहा है आपके सामने? 63 है कि डेसिमल से बाइनरी में संख्या का परिवर्तन करने वाली युक्ति कौन है दोस्तों? वो है दोस्तों इनकोडर, ठीक है। डेसिमल से बाइनरी में संख्या का परिवर्तन करने वाली युक्ति कौन है? इनकोडर है। अगला है दोस्तों 64 नंबर कि प्रोटीन बने होते हैं दोस्तों अमीनो अम्ल से बने होते हैं, ठीक है। प्रोटीन जो बने होते हैं वो कैसे बने होते हैं दोस्तों? अमीनो अम्ल के बने होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।